आज हम लोग करेंगे सिटीजनशिप पार्ट 2। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका प्रोविजन है। भारतीय संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप का प्रोविजन है। सिटीजनशिप के बारे में क्राइटेरिया पूरा का पूरा दे रखा है और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है ये पूरा मेंशन किया हुआ है, इसका प्रोविजन दे रखा है। सबसे पहले सिटीजनशिप कहते किसको हैं? सिटीजनशिप किसको कहते हैं? क्या है ये सिटीजनशिप? सुनिएगा। सिटीजनशिप इज ए प्रोसेस बाय विच द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन confers on a person certain rights civil and politicals। यानी कि यह सिंपल भाषा में कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो सिटीजनशिप लिखा हुआ है, ठीक है ना, या किसी भी संविधान में जहां पे सिटीजनशिप का प्रावधान है, वहां पे वह वहां के नागरिक को, वहां के पर्सन को क्या करता है? कुछ सर्टेन सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स प्रदान करता है, ठीक है ना, सिटीजनशिप के तहत। यानी जो वहां का सिटीजन होगा उसको कुछ खास तरह का वहां पे क्या मिलेगा? पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट मिलेगा। यानी कि ए पर्सन हु एंजॉयज फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उस कंट्री का उसको पूरा का पूरा सिविल और पॉलिटिकल राइट्स वह एंजॉय कर पाएगा, ठीक है ना। यह एक प्रक्रिया है जो कि भारतीय संविधान में लोगों को प्रदान किया गया है, दिया गया है। क्लियर? क्लियर? बताइएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए सिटीजनशिप होता कितने तरह का है? काइंड्स ऑफ सिटीजनशिप, काइंड्स ऑफ सिटीजनशिप, कितने तरह का सिटीजनशिप है? तो कहता है कि इन जनरल 2 तरह का सिटीजनशिप होता है। एक होता है ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, DUAL, ड्यूअल सिटीजनशिप, और एक होता है सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप एंड सिंगल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दोहरी नागरिकता, ठीक है ना। इट मीन्स ए पर्सन, ठीक है ना, या सिटीजन शैल हैव 2 सिटीजनशिप। आदमी के पास 2 तरह की नागरिकता होती है इसमें, ठीक है ना। एक होता है फेडरल सिटीजनशिप और एक होता है सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। यानी कि एक क्या मिलेगा उसको? राज्य की नागरिकता मिलेगी और एक फेडरल सिटीजनशिप मिलेगा। जैसे एग्जांपल कि अगर भारत में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान होता, डुअल सिटीजनशिप होता अगर भारत में, ठीक है, अगर भारत में डुअल सिटीजनशिप होता तो आपको मिलता, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का सिटीजनशिप मिलता और फिर एक भारत का मिलता, ठीक है ना। जो यूपी से बिलोंग करते हैं उसको यूपी का मिलता सिटीजनशिप और एक केंद्र का मिलता, भारत का मिलता। यही होता है डुअल सिटीजनशिप में। डुअल सिटीजनशिप में एक पर्सन के पास 2 तरह का नागरिकता होता है। एक होता है फेडरल सिटीजनशिप और एक होता है सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, जैसे अमेरिका वगैरह समय है, ठीक है ना। अमेरिका में 2 दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है ना। एक तो अमेरिका का नागरिकता और एक वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है। अब आइए दूसरा क्या तरीके का है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, ठीक है ना। ए पर्सन विल हैव ओनली 1 सिटीजनशिप ऑफ हिज और हर कंट्री। यानी कि वहां पे उसको एक ही पूरे देश का नागरिक होता है। वह किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, वह किसी स्टेट का नागरिकता उसको नहीं दिया जाता है, बल्कि वह पूरे कंट्री का नागरिकता रखता है, ठीक। जैसे कि इंडिया में सिटीजन्स जो है विल हैव ओनली 1 सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसे केवल भारत का नागरिक कहते हैं। क्लियर? बोलिएगा, क्लियर? सॉरी, क्लियर?
क्लियर? पिंकी, तफसुद्दीन, तहसीन, यहां तो कोई दिक्कत? हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं। अब आइए, सिटीजनशिप कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है, ठीक है ना? तो ये डील किया गया है आपको आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक जो है दे रखा है कि आप सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कीजिएगा, कैसे आपको सिटीजनशिप मिलता है। सबसे पहले अब हम लोग आइए आर्टिकल 5, सबसे पहले आर्टिकल 5, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आपकी जो एक्ट में लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जो एक्ट में लिखा हुआ है आर्टिकल 5 में, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5, इसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल के द्वारा आपको सिटीजनशिप कैसे मिला है यह सुनिएगा, ठीक है ना? डोमिसाइल का मतलब होता है, ठीक है ना, परमानेंट होम या प्लेस। आपको पहले भी बताए हुए हैं, डोमिसाइल का मतलब होता है, ठीक है ना, परमानेंट होम, यानी कि जहां पे आपका, ठीक है ना, अस्थाई आप जहां के निवासी हैं, या अस्थाई जहां के आप रहने वाले, जहां के आप मूल रहने वाले हैं, ठीक है ना, ओके, जहां पे आप परमानेंटली रिसाइड कर रहे हैं, परमानेंटली बहुत लंबे समय से आप वहां पे रह रहे हैं, ठीक है ना? अब सुनिए आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 के हिसाब से जहां पे लिखा गया है कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, ठीक है ना, कहता है कि आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। आर्टिकल 5 के हिसाब से आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप भारत के नागरिक होंगे। तो कहता है क्या 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो सुनिएगा, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। आर्टिकल 5, आ जाइए आर्टिकल 5 में। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी कि यह बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 के बारे में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के समय ही, ठीक है ना, मस्ट हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला कंडीशन यही है, भारत का नागरिक होने के लिए जो पहला कंडीशन है वह यही है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय में वह क्या होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए, उसके पास इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि वह भारत का क्या होना चाहिए, ठीक है ना, परमानेंट भारत में उसका निवास होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब यही बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना, परमानेंट होम या परमानेंट प्लेस, ठीक है ना, तो वह भारत का निवासी होना चाहिए, भारत में परमानेंट उसका रेसिडेंस होना चाहिए, दैट इज। चलिए, हो गया, ये पहला शर्त फुलफिल होना चाहिए। अब आइए दूसरा शर्त, दूसरा शर्त आपको बी में लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर बी में, आर्टिकल 5 के बी में। एक तो यह शर्त कंप्लीट होना ही चाहिए, ध्यान से समझिएगा, क्या कि वह इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक। अब आपको इसके साथ साथ आपको 3 चीज और दिया हुआ है, आपके बैरक में देखिएगा 3 चीजें और दिया हुआ है, ए बी और सी करके। इन तीनों में कोई एक अगर वह कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वह भारत का नागरिक होगा अंडर आर्टिकल 5। पहला क्या था, पहला था कि वह भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए, पहला कंडीशन ये फुलफिल करना ही करना है। अब सुनिएगा, अब 3 में से कोई आपको एक अगर जो रहेगा वह भारत का नागरिक होगा, तो क्या पहला क्या है उसमें, ए नंबर,
हु हैज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के में पैदा हुआ हो, हु हैज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारतीय भूभाग में, भारतीय भू क्षेत्र में जो पैदा हुआ हो, एक ये शर्त। या ठीक है ना, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या उसके माता पिता में से कोई, या तो वह खुद पैदा हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय भू क्षेत्र में पैदा हुआ हो, इंडियन टेरिटरी में बॉर्न पैदा हुआ हो। दो हो गया। तीसरा क्या है, हु हैज बीन ऑर्डिनरली रिसाइड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि वह जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 से इमीडिएट पहले कम से कम 5 साल, नॉट लेस देन 5 years, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक, 5 साल से वह भारत के भू क्षेत्र में वह निवास कर रहा है, रेसिडेंट बना के रह रहा है, रेसिडेंशियल है यहां का वो। पहला शर्त क्या था, पहला शर्त था कि वह इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए। यह शर्त तो आपको फुलफिल करना ही करना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 यह शर्त आपको फुलफिल करना ही करना है। क्या, कि वह इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक। और बाकी 3 शर्त जो लिखा हुआ है, उन 3 शर्तों में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करना है। तो क्या क्या, पहला शर्त, वो या तो यहां पैदा हुआ हो, ठीक। अगर चलिए ये भी नहीं है तो दूसरा शर्त, उसके माता पिता में से कोई यहां पैदा हुए हों, चलो यह भी नहीं है तो तीसरा शर्त तो जरूर फुलफिल होना चाहिए। क्या, तो कहता है तीसरा शर्त है कि वह भारतीय संविधान के लागू होने से तुरंत पहले, नॉट लेस देन 5 years, 5 साल, कम से कम 5 साल तक भारत के भू क्षेत्र में रह रहा है। क्लियर हो गया ये चीजें, बोलिएगा। आर्टिकल 5 के हिसाब से सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल जो होता है, ठीक है ना, आर्टिकल 5 के हिसाब से क्लियर, बोलिएगा। पिंकी, तहसीन, यानी कि हाँ, सिंपल आपको आर्टिकल 5 में जिसको बोलते हैं हम लोग कि डोमिसाइल बाय सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, उसमें कहता है दो शर्त आप पूरा कर दीजिए। तो एक शर्त तो सबसे पहला शर्त तो नेसेसरी है ही, ठीक है ना, कि वो भारतीय भू क्षेत्र का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 3 शर्त लिखा है उसमें से कोई एक शर्त भी आप पूरा करते हैं तो भारत के नागरिक होंगे 26 जनवरी 1950 को आप, आर्टिकल 5 के हिसाब से, जिसको हम लोग बोलेंगे सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। बस क्लियर। अब आइए आर्टिकल 6। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 अब सुनिए किसके लिए है। आर्टिकल 6 कहता है, क्या लिखा हुआ देख लीजिएगा, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि वह सिटीजनशिप की बात करता है किसके लिए, जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया होगा, उसके लिए आर्टिकल 6 में क्या प्रोविजन है सुनिएगा। इसके हिसाब से जो पाकिस्तान से आया होगा उसको क्या क्या शर्त पूरा करना होगा भारतीय नागरिक होने के लिए, वह दे रखा है आर्टिकल 6 में। सुनिएगा, आर्टिकल 6 निकाल लीजिए, आर्टिकल 6, ठीक है ना, आर्टिकल 6, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, यानी आर्टिकल 5 के होने के बावजूद, ठीक है, ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूड इन पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India, ठीक है ना। कहता है कि वह आदमी who has migrated, जो माइग्रेट होके, ठीक है ना, टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में आया होगा, फ्रॉम द टेरिटरी नॉट इंक्लूड इन पाकिस्तान, जिसको क्या हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं, वहां से माइग्रेट होके इंडिया आया होगा, shall be deemed to be citizen of India, भारत के नागरिक कहलाएंगे एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
भारतीय संविधान के लागू होने के दिन, यदि इफ, अब सुनिए इसके लिए क्या क्या शर्त है। यानी कि आर्टिकल 6 जो कह रहा है वह उस पर्सन के सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया होगा। तो उसको कौन कौन सा शर्त फुलफिल करना पड़ेगा, सुनिएगा क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, वो भारत का नागरिक होगा यदि यह इन शर्तों को फुलफिल करता है। तो क्या क्या सुनिएगा। फर्स्ट नंबर, ए नंबर, he or she or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935। यानी कि, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से जो भारत कहलाता था किसी समय में, 1935 में तो पाकिस्तान अलग हुआ नहीं था, तो भारतीय भू क्षेत्र जो भी 1935 के डिफिनेशन के हिसाब से जो भारत का भू क्षेत्र रहा हो, ठीक है ना, या तो वह आदमी ही और सी जिसको सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है ना, जिसको सिटीजनशिप हम लोग कह रहे हैं, या तो ही और सी या उसके माता पिता में से कोई, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी कोई, ठीक है ना, भारत में पैदा हुए हों। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया होगा उसके लिए सबसे पहला शर्त है कि या तो वह खुद भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुए हो या उसके दादा दादी में से कोई भारत में पैदा हुए हों। पहला यही शर्त है, यही कंडीशन है। एंड और सुनिएगा बी नंबर में, अब आपको बी नंबर में दो शर्त दे रखा है। ए में तो यह चीज फुलफिल करना ही करना है, यह कंपलसरी है। अगर कोई पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है तो उसको जो पहला शर्त है वह फुलफिल करना ही करना है। क्या? या तो वो पैदा हुआ हो या उनके पेरेंट्स में से कोई पैदा हुए हों या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई पैदा हुए हों। यह शर्त तो, कंडीशन तो फुलफिल करना ही करना है। अब जो बी नंबर लिखा है उसमें दो शर्त है और उन दो शर्तों में से कोई अगर एक शर्त फुलफिल कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। तो क्या क्या कंडीशन है सुनिएगा। बी का फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। इन द केस वेयर सच पर्सन हैज नॉट माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of July 1948, ठीक है ना, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। अब सुनिएगा, कह रहा है क्या? इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, नो माइग्रेटेड नहीं है, सो माइग्रेटेड है। हाँ, ही हैज सो माइग्रेटेड। अगर कोई आदमी, अगर कोई पर्सन, डेट याद रखिएगा, डेट अंडरलाइन कर लीजिएगा, 19 जुलाई 1948, इस डेट को मेंशन कर दे रहे हैं, डेट याद रखिएगा। पहला शर्त पता ही है आपको, दूसरा शर्त का पहला सुनिए क्या कह रहा है। दो शर्त में से कोई एक फुलफिल करना है तो कहता है क्या, पहला शर्त क्या है उसमें, तो कहता है कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तभी ही पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो अगर वो पाकिस्तान चले गए होंगे और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए होंगे, इस डेट से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आ गए होंगे और उस डेट से, जिस डेट को वो आ गए होंगे, इस डेट से पहले मान लीजिए किसी डेट को आए होंगे, तो वो जिस भी डेट को आए थे, ठीक है ना, ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। वह जिस भी डेट को, इस डेट से पहले जब कभी वो भारत में आ गए होंगे और उस डेट से वो भारत में रह रहे होंगे, फिर भारत छोड़कर नहीं गए होंगे। पहला शर्त यही है, ठीक है ना। पहला शर्त तो वो कंपलसरी था जो फुलफिल करना था। क्या? या तो वो पैदा हुआ हो या उसके माता पिता कोई पैदा हुए हों या उनके दादा दादी में से कोई पैदा हुए हों।
अब दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है कि अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए होंगे और जिस डेट को आए होंगे उस डेट से कंटिन्यू रह रहे होंगे इंडिया में, फिर वो गए नहीं होंगे, यहां यहीं का रेसिडेंट होकर रह गए होंगे, या in the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him. Therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government. अब सुनिएगा कि चलो मान लो कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत नहीं आ पाए, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत नहीं आ पाए होंगे, लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए होंगे, या तो इस डेट को या इस डेट से बाद, इस डेट के बाद वह भारत आए होंगे, तब उनको क्या करना पड़ेगा? तब उनको पड़ेगा भारत सरकार के द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ होगा इस काम के लिए, उसके पास जाकर उसको इंडियन सिटीजनशिप के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो इस डेट को या इस डेट के बाद आया होगा उसको ऑफिसर जो कि इस काम के लिए प्राधिकृत किए होंगे उनके पास जाकर खुद को भारतीय नागरिक होने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उसको। और आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एप्लीकेशन कब वो लगाएगा? भारतीय नागरिक होने के लिए वो जो रजिस्टर्ड करेगा तो कब करेगा? तो कहता है इसको करने से पहले, यानी एप्लीकेशन लगाने से पहले कम से कम उसको 6 महीना भारत में रहना पड़ा होगा। यानी कि जो आदमी इस डेट को या इस डेट के बाद भारत में आया होगा पाकिस्तान से और उसके बाद वह 6 महीना इंडिया में रह लिया होगा, उसके बाद ही वह एप्लीकेशन लगाएगा ऑफिसर के पास कि हमको भारत का नागरिक होना है, हमको भारत का नागरिक के लिए आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। क्लियर ये चीजें? आर्टिकल 6 क्लियर? आर्टिकल 6 क्लियर? आर्टिकल 6 में आपको 2 शर्त पूरा करना है। आर्टिकल जो किनके लिए है? ये उनके लिए है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए होंगे। तो जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए होंगे उस वक्त उसको 2 शर्त पूरा करना था। क्या क्या? तो सबसे पहला शर्त जो कंपलसरी था क्या? या तो वो या तो उनके माता पिता में से कोई या उनके दादा दादी में से कोई इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक। ये शर्त अगर वो पूरा कर रहा है तो उसके बाद 2 शर्तों में से कोई एक शर्त उसको पूरा करना है। क्या? तो या तो वो इस डेट से पहले आ गया हो भारत में, तो अगर वो इस डेट से पहले भारत में आ गया होगा और जब से आया होगा तब से इंडिया में ही रह रहा होगा तो 26 जनवरी 1950 को वह ऑटोमेटिक भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक। अगर यह चीज नहीं हुआ होगा तो दूसरा क्या कंडीशन फुलफिल करना है? दूसरा कंडीशन, अगर वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया होगा तो उसको जाकर, ठीक है ना, ऑफिसर के पास खुद को इंडियन सिटीजन के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ा होगा, ठीक है ना। और ऐसा करने से पहले उसको 6 महीना इंडिया में लगातार रहना पड़ा होगा। 6 महीना में जब इंडिया में रह लिया होगा उसके बाद ही गया होगा ऑफिसर के पास एप्लीकेशन लगाने के लिए कि हमको भारत का नागरिक होना है, ठीक है। क्लियर? आर्टिकल 6 क्लियर? बोलिएगा, बोलिएगा, क्लियर? आर्टिकल 6 क्लियर? अनुपमा, पिंकी, तहसीन, माइग्रेट का मतलब होता है उस जगह से शिफ्ट होके भारत आ जाना, पाकिस्तान से शिफ्ट छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाना।
जैसे ही भारत का बंटवारा हुआ होगा तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए होंगे, कुछ लोग इंडिया में रह गए होंगे, तो उनको फिर मान लीजिए वहां पे कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, या कुछ लोगों को इंडिया में कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, तो इंडिया के कुछ लोग फिर पाकिस्तान चले गए होंगे और पाकिस्तान के कुछ लोग फिर भारत आ गए होंगे। तो जो पाकिस्तान चला गया होगा वह फिर भारत आएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए जो प्रोविजन है, उसको भारत का नागरिक कैसे मिलेगा, ठीक है ना, वह प्रोविजन दे रखा है आर्टिकल 6 में, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए होंगे। आर्टिकल 6 क्लियर। अब आइए आर्टिकल 7। आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है ना। आर्टिकल 7 आइए, जो अब पाकिस्तान माइग्रेट हो गया होगा, इंडिया से पाकिस्तान चला गया होगा, ध्यान सुनिएगा। आर्टिकल 7, notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947, डेट याद रखिएगा। अब ये बात कह रहा है क्या कि कोई भी आदमी who has after the first day of March 1947, 1 मार्च 1947, ठीक है ना, migrated from the territory of India to the territory not included in Pakistan shall not be deemed to a citizen of India। बस इतनी सी बात समझा रहा है कि जो आदमी 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है ना, जो कि चला गया होगा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चला गया होगा वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। सिंपल सा चीज है। जो अदर कंट्री में चला गया जैसे ही घोषणा हो गई कि पाकिस्तान एक अलग राज्य बन रहा है, एक अलग देश बन रहा है, और जो 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है ना, जिसको कि अब हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं, जिस क्षेत्रफल को, जिस क्षेत्र को, वह इंडिया छोड़कर उस एरिया में चला गया होगा, उस पाकिस्तान में चला गया होगा, तो कह रहा है क्या कि वह जो है नॉट बी डीम टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक नहीं होगा। कोई दिक्कत? नहीं 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 नहीं, ऑटोमेटिक है। ये आर्टिकल 7 जो कह रहा है ये ऑटोमेटिक है कि जैसे ही आप इस डेट को पाकिस्तान चले गए, भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, ठीक। तो अब फिर अगर आप भारत का नागरिक होना है तो फिर आर्टिकल 6 के हिसाब से आप होइएगा। अगर जो पाकिस्तान चला गया होगा तो पाकिस्तान का नागरिक हो गया। तो अगर आप कोई माइग्रेट होके आ रहा होगा और इस डेट से पहले आया होगा या इस डेट के बाद आया होगा, तो आर्टिकल 6 में जो नियम है उस नियम को फुलफिल करना पड़ा होगा उसको। क्लियर? सिंपल सा आर्टिकल 7 कह रहा है, कुछ विशेष बात नहीं है इसमें, कि जो उस डेट को 1 मार्च 1947 को जो पाकिस्तान के भू क्षेत्र में चला गया होगा वह अब इंडियन नहीं रहेगा, भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना, उनका नागरिकता रद्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वह माइग्रेट होकर आ जाते होंगे, आ गए होंगे, तो फिर आर्टिकल 6 के हिसाब से, आर्टिकल 6 तो उन्हीं लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए होंगे। आर्टिकल 7 कंप्लीट। अब आइए आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस अब्रॉड। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। वह लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना, वह लोग जो भारत से बाहर रह रहे होंगे, इंडिया के होंगे बट इंडिया से बाहर जाकर काम कर रहे होंगे, इंडिया से बाहर जाकर रिसाइड हो गए होंगे, ठीक है, उनके लिए सिटीजनशिप का क्या नियम है वह सुनिए, आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल 8 कहता है, नोट विथ
notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India. अब सुनिए किसके लिए प्रावधान है या उसके लिए प्रावधान है आर्टिकल 8, जो या तो भारत में पैदा हुआ होगा या उनके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ होगा या उनके दादा दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ होगा, लेकिन वह इंडिया से बाहर जाकर बस गया होगा। ठीक है ना, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, एंड हु हैज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो कहां रिसाइड कर रहा है, कहां निवास कर रहा है, तो भारत के बाहर कहीं निवास कर रहा है वह। ठीक है ना, वह आदमी जो इंडिया में पैदा हुआ होगा या जिनके माता पिता में से कोई इंडिया में पैदा हुआ होगा या जिनके दादा दादी में से कोई इंडिया में पैदा हुआ होगा, लेकिन वह भारत के बाहर जाकर बस गया होगा, भारत के बाहर जाकर रह रहा होगा, ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा होगा, वह भारत का नागरिक कैसे कहलाएगा? तो सुनिएगा आगे। यदि if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him, therefore to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। सिंपल चीज है कि जो लोग ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा होगा सॉरी आउटसाइड इंडिया, उसको भारत का नागरिक होने के लिए उसको खुद को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? भारत का नागरिक होने के लिए उसको खुद को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि हमको भारत का नागरिक रहना है। इस चीज के लिए उसको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। बाय रजिस्ट्रेशन है ये आर्टिकल 8। ठीक है ना, और उसके लिए बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा आदमी जो इंडिया से बाहर रह रहा है, लेकिन वो अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी भारत के नागरिक हैं, वो साल में 4 साल में 2 साल में 5 साल में एक बार आके इंडिया में 10 दिन रह के जाते हैं वो। ठीक है ना, उसके लिए जो नियम कायदा है कि कहाँ आपको रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है ना, कहाँ एम्बेसी में रजिस्टर्ड करवाना है, तो वो सब जो नियम कायदा होगा वो फुलफिल किए होंगे और खुद को इंडियन रजिस्टर्ड किए होंगे खुद को कि भाई हम भारत के नागरिक ही रहेंगे, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। बहुत तो वो बात तो नहीं लिया होगा, खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया होगा। अगर खुद को वह भारतीय नागरिकता में रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा तो भारत का नागरिक नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा क्या है कि अगर आप किसी और कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी रद्द हो जाती है। भारत की नागरिकता आपकी स्वतः रद्द हो जाती है। हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है ना, आप किसी एक ही कंट्री का नागरिक हो सकते हैं हमारे यहाँ के नियम के हिसाब से। कुछ चीजों के लिए स्पेशल प्रोविजन है, जो प्रवासी भारतीय वगैरह सब के लिए स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है ना, वो अलग चीजें हैं। बट हमारे यहाँ अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए वही बात जो कह रहे हैं वो आर्टिकल 8 क्लियर, आर्टिकल 8 क्लियर। हाँ, अब आर्टिकल 9 आइए। ठीक है ना, आर्टिकल 8 सिंपल सी बात कह रहा है क्या कि आपका मूल वंश, जैसे चाहे या तो आप पैदा हुए हों, चाहे आपके माता पिता में से कोई पैदा हुए हों, चाहे आपके दादा दादी में से कोई पैदा हुए हों, ठीक है ना,
लेकिन आप अपने काम के सिलसिले में या आपका पूरा बिजनेस सेटलमेंट वहीं पे है, आप वहां जाके ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए वहां के, या आपके पिताजी जाके वहां बस गए होंगे तो आप भी वहां जाके बस गए होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि हम भारतीय नागरिक रहें, ठीक है ना, तो भारतीय नागरिक होने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज। अब आर्टिकल 9 कह रहा है क्या? पर्सन वॉलंटरली सॉरी person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be a citizen, not to be citizen। सिंपल सा आर्टिकल 9 कह रहा है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी और कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं, कोई और देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आप भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह आदमी भारत का नागरिक नहीं होगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और टू बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8। ठीक है ना, 5, 6 और 8 होने के बावजूद भी आप भारत के नागरिक नहीं होंगे यदि इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी विदेश के किसी भी दूसरे देश की नागरिकता आप अगर एक्वायर करते हैं, लेते हैं स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। आर्टिकल 9 में इतनी सी बात है। एनआरसी अलग, एनआरसी अलग चीजें हैं, उस पर बात अभी नहीं। एनआरसी अलग चीजें हैं। आर्टिकल 9 सिंपल फ्लैट बात बोल रहा है कि आप एक समय में भारत के नागरिक और किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर हम आज के डेट में यूएसए चले जाएं और यूएसए का नागरिकता ले लें तो मेरा भारतीय नागरिकता स्वतः रद्द हो जाता है, स्वतः रद्द हो जाएगा। इतनी सी बात समझा रहा है, बहुत डीप में जाने की बीच में जरूरत नहीं है। चलिए आर्टिकल 9 खत्म। आर्टिकल 10 आइए। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी यह कह रहा है एवरी पर्सन हु इज और इज deemed to be citizen of India under any of the foregoing provision of his part shall, subject to the provisions of any law that may be made by parliament, continue to be such citizenship। यानी कि आर्टिकल 10 जो सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आप एक बार भारत के नागरिक हो जाते हैं ऊपर के किसी भी प्रावधान के हिसाब से, ठीक है ना, तो आपकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी, इसको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होती है। ऊपर का जो प्रोविजन लिखा हुआ है, जो 5 में पढ़ के आए, 6 में पढ़ के आए, 7 में पढ़ के आए, 8 में पढ़ के आए, 9 में पढ़ के आए, जो भी प्रोविजन है भारतीय नागरिकता को लेके, ठीक है ना, तो उसके लिए तो नियम कायदा कौन बनाता है? तो पार्लियामेंट बनाता है। लेकिन अगर आप एक बार भारत के नागरिक हो गए, ठीक है ना, तो फिर आपकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना, जब तक कि कोई प्रोविजन से आपका नागरिकता जाएगा नहीं, तब तक आप भारत के नागरिक बने रहेंगे, तब तक आप भारत के नागरिक बने रहेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी उसमें। ठीक, हाँ, अगर वो दूसरे देश का नागरिकता ले लेगा, शादी कर लेने से नागरिकता खत्म नहीं होती है। अगर किसी, हाँ, तो भी अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है कि सानिया मिर्जा जो है उसने शादी कर ली पाकिस्तान के किसी लड़के से, तो चली गई पाकिस्तान, इससे उसकी भारतीय नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक कि वो पाकिस्तान की नागरिकता ना ले ले, ठीक है ना। इंडियन नागरिक होने के लिए अगर आप विदेश चले गए हैं तो उसमें कुछ नियम कायदा है, हमको एग्जैक्टली उसका कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है ना, देखना पड़ेगा हमको। आपको 7 साल में शायद इसका जो नियम है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं तो आपको 7 साल में एक बार कुछ फिक्स समय के लिए इंडिया में आके रहना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या वो चीजें, लेकिन ये नहीं शर्त है कि आप अगर किसी दूसरे देश के आदमी से शादी कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल में भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे ऐसा। हाँ, पार्लियामेंट जैसे कि पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम इसके लिए लॉ बना सकती है, तो पार्लियामेंट क्या लॉ बनाई है, क्या लॉ, वो देखना पड़ेगा। बट यहां जो 5 से लेकर यहां तक पढ़े, यहां तक में ऐसा कोई प्रोविजन अभी नहीं है कि शादी करने से नागरिकता चली जाएगी आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है अभी,
ठीक है ना। बहुत लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाके रह रहे हैं, बहुत लोग हैं जो विदेशी लड़की से शादी कर लिया है लेकिन उसकी भारतीय नागरिकता गई नहीं है उसकी। तो वही नियम वही कि एक फिक्स समय के लिए आपको 7 साल के अंदर आके कुछ दिन इंडिया में विजिट करना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो नियम का है। आर्टिकल 11 आइए। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नथिंग in the foregoing provision of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। अब सिंपल सा चीज आर्टिकल 11 क्या कह रहा है सुन लीजिए। आर्टिकल 11 कह रहा है कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए। जो संविधान लिख रहा होगा, जो आदमी जो संविधान ड्राफ्ट किए होंगे, वह कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को तो हम लिख दिए कि इतने लोग भारत के नागरिक होंगे और इस तरीके से आपकी नागरिकता जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इन फ्यूचर में, ठीक है ना, इन फ्यूचर भविष्य में सिटीजनशिप को लेकर अगर कोई नियम कायदा बनाना होगा, अगर किसी को नागरिकता देनी होगी, ठीक है ना, या किसी का नागरिकता टर्मिनेट करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा, अगर कोई नागरिकता लेना चाहेगा या किसी की नागरिकता किसी चीज पर जाएगी, तो उसके लिए जो नियम कायदा बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। यानी कि उसने सिटीजनशिप को लेकर बाद के सारे अधिकार जो है पार्लियामेंट को दे दिया। जिसने भी ये ड्राफ्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजनशिप पर सारे नियम कायदे बनाने के अधिकार, एक्विजिशन को लेकर कैसे आप एक्वायर कीजिएगा सिटीजनशिप को, या फिर कैसे आपका टर्मिनेट हो जाएगा, इन पर जो नियम कायदा बनाएगा, इन पर जो नियम कानून बनाएगा वह पार्लियामेंट बनाएगी। ये चीजें लिखा हुआ है आर्टिकल 11 में। क्योंकि यहां तक तो सिर्फ वो जो 26 जनवरी 1950 को जो कमेंट्स हुआ था हमारा सिटीजनशिप, वहीं तक बारे में बताया कि इस डेट को आप भारत के नागरिक ऐसे ऐसे होंगे। इसके बाद का फिर कभी कोई नियम कानून बनाना होगा या कोई नियम कायदा जोड़ना होगा, ठीक है ना, या कुछ और नियम कानून बनाना होगा सिटीजनशिप को लेके, तो वो भारतीय संविधान बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, सॉरी भारतीय संसद बनाएगी, इंडियन पार्लियामेंट बनाएगी। क्लियर? बोलिएगा आर्टिकल 11 क्लियर? यही आपका सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजन है। यह पार्ट 2 में है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसका प्रोविजन है। आपका सिटीजनशिप कंप्लीट हो गया।